इस हमारे स्टूडियो में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। और अगर नेट की प्रॉब्लम नहीं होती तो हो सकता है कि मैं धीर कोट या बाग से लाइव ही आपको प्रोग्राम देता। इलेक्शन की बड़ा गहमा गहमी है। ज़रा एक बड़े पुरजोश मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन जो कुछ कह रहे थे, ज़रा इनके तो सुनिए। धीर कोट में पहुंच गया हूं और इलेक्शन की गहमा गहमी बड़े ज़ोरों में है। आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये जुलूस चल रहा है और जिसमें बहुत बड़ी तादाद में धीर कोट शहर में लोग मौजूद हैं। बड़ा ज़ोरों में इलेक्शन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी की। यहाँ पे दो तरह के हालात थे। एक तो एक्शन कमेटी की वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर एक जो कैफियत बनी हुई थी वो थी, और दूसरा यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो बहुत बड़े वसी पैमाने पे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये मरियम बिलावल उनके पास क्यों नहीं जाते? ये जो लोगों को, बड़े लोगों को, इन लोगों को भी तो जाना था ना। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से जो मुजाहिद अव्वल ने नज़रिया दिया है, जो नारा दिया है, ये जितने लोग आप आज़ाद कश्मीर में आपको नौजवान नज़र आ रहे हैं, ये लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि नौजवान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। आज़ाद कश्मीर को नौजवान का एक नज़रिया, एक ईमान और एक अकीदा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और मेरे कायद ने कहा था कि जब हम किबला की तरफ नमाज पढ़ते हैं तो दरमियान में पाकिस्तान आता है। हमारा पाकिस्तान वो किबला है कि जिसके बगैर हमारा नज़रिया मुकम्मल नहीं होता। ये मुजाहिद अव्वल के जो चाहने वाले हैं, ये बगैर किसी पैसे के से खुद जेब के साथ पैसे लगा के यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद और मसल्ला अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के यहाँ पाकिस्तान का परचम थामे हुए खड़े हैं सर। कुछ देर पहले आना हुआ है। जी हाँ, तीसरा मरहला प्रोसेस अख्ताम को पहुँचा। और अगर ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, आपको इल्म है कि पहले मीरपुर डिवीज़न के हुआ इलेक्शन 13 नशस्तों पर नून लीग 9 नशस्तें ले गई, 4 पीपल्स पार्टी। फिर मुजफ्फराबाद डिवीज़न और महाजरीन की नशस्तों पर इलेक्शन हुआ, उसमें भी नून लीग को अक्सरियत मिली। महाजरीन की मुतनाज़ा नशस्तें जो 12 थीं, उनमें 10 नून लीग की। और सबसे मुश्किल कड़ा मरहला तीसरा था, यानी पूंछ डिवीज़न का। पूंछ डिवीज़न में कोई 11 नशस्तें थीं, लेकिन 7 नशस्तों पर ये जो पलंदरी है और रावलाकोट है, यहाँ इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। जो मैं पूरा दिन मैंने देखा कल से और आज सुबह तक, उसमें तीसरे मरहले में धीर कोट और बाग कोट की 3 और हवेली की 4 नशस्तों पर इलेक्शन हुए। नताइज इब्तदाई आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बड़ा हंगामा खेज इलेक्शन रहा। और कम अज़ कम मैं जहाँ धीर कोट में ख़ास तौर पर इलेक्शन से थोड़ी देर पहले पहुँचा तो बड़ी गहमा गहमी थी। अब ये ठीक है, और अगर किसी और का जलसा होता वो भी दिखाता, लेकिन सरातीक साहब का जलसा मैंने देखा। और फिर उनके जो बहुत मुखालिफ जो कहते हैं जी बहुत ताकतवर हैं, साजिद अब्बासी, उनकी रैली भी देखी। नून लीग के पास भी गया, पीपल्स पार्टी। कहते यही हैं कि वॉर हो या इलेक्शन, वो आप आए विटनेस हों, इलेक्शन को अपनी आँख से देखें, जंग को अपनी आँख से देखें और रिपोर्टिंग करें। लेकिन हमारे ख्वाजा मतीन साहब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कश्मीर से दूरी के बावजूद, लेकिन जो इनकी वाबस्तगी है इसको फॉलो करते हैं। और मुझे कभी लाइव कहने में ये एतराज़ नहीं होता कि मैं जब भी कोई गाइडलाइन लेनी होती है, वह इतना इल्म भी नहीं होता ना कि यहाँ भी ये किसी को पता ही नहीं कि कोहाला से इधर जाओ तो मुजफ्फराबाद आएगा, तो इधर आएगा तो धीर कोट। तो शुक्रिया ख्वाजा साहब। तो ये मैंने तीसरा मरहला यानी मुश्किल तरीन मरहला था, और ये कहने में एतराफ़ नहीं कि यहाँ इलेक्शन की गहमी। और जैसा मैं पहुँचा तो धीर कोट का छोटे से बाज़ार में, आप सोचे अगर 8-10 हज़ार लोगों तो बहुत थे ना आबादी के एतबार से, यानी 10 हज़ार वाकई 8-10 हज़ार, वरना हमारे तो लाखों को मजमूर आते हैं। तो अब ये जो पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए जो इलेक्शन हुए हैं, उनमें 45 नशस्तों के हुए हैं, 12 फिर 7 के हुए मुकम्मल नहीं हुए हैं। उसमें गालिबन कल पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है और 12 तारीख को हल्फ भी उठाया जाएगा। किस तरह देखते हैं? और बल्कि मैं बराह रास्त आपको ये सवाल कहूँ कि इस इलेक्शन को, ये तो नताइज आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, कंट्रोवर्शियल जो बनाया है, मुतनाज़ जो बनाया है, एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ अपनी जगह, वो तो बाइकाट कर रहे थे, वो तो पीपल्स पार्टी ने बनाया है और वो इत्तेहादी है उनकी। अच्छा बरेलवी साहब, एक तो मैं ये बता दूं कि ये जो इंतखाब का तीसरा मरहला है, ये पहले 2 मरहलों से ज़्यादा पुरजोश नज़र आया हमें।
हमने हवेली में जो जलसे देखे वो बहुत बड़े जलसे हुए। आपने खुद मुशाहिदा किया धीरकोट के अंदर गरबी बाग का बड़ा है मलका है, जहाँ सरदार अब्दुल कयूम खान मुजाहिद अव्वल यहाँ से इंतखाब में हिस्सा लेते रहे। अब उनके साहबजादे हैं सरदार अतीक अहमद खान, ये इनका आबाई हल्का, ये भी साबिक वज़ीर आज़म है। और यहाँ अपने बड़ी गहमा के वस्ती बाग का एक हल्का जहाँ से मुश्ताक मिनहास इलेक्शन में हिस्सा रहे, ज़ियाउल कमर हैं, सरदार तनवीर लियास हैं, जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर मोहम्मद खान हैं। और शर्की बाग का हल्का है जहाँ मीर अकबर है नून लीग के, और साथ ही पीपल्स पार्टी के बड़े जय्यद रहनुमा है सरदार कमरुज़्ज़मान, उनके दरमियान कड़ा। यहाँ हमें तीसरे राठौर जो वाला, अच्छा पुंछ में यानी हवेली वाला जो हल्का है वो मुमताज़ राठौर, उनके बेटे अभी फैसल मुमताज़ राठौर वहाँ से हिस्सा ले रहे हैं, जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि पुंछ में इलेक्शन के क्योंकि यहाँ बड़ी टेंशन होगी, लेकिन ये 4 हल्के, 2 ज़िला, लेकिन 7 में तो नहीं हो रहे ना। मैं बताता हूँ आपको, नहीं 7 में नहीं हो रहे। मसलन 38 हल्कों पर अभी वोटिंग हो गई है, 45 टोटल इंतखाबी हल्के हैं, टोटल नशिस्तें जो 53 हैं मखसूस नशिस्तें डाल के। अब कहा यह जा रहा था कि यहाँ पुंछ में टेंशन होगी, लेकिन 2 ज़िला में देखा हमने, हवेली में और बाग में हमें मीरपुर से ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आई, हमें मुजफ्फराबाद से ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आई, और लोग ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। अब आ जाते हैं कि आपने जो सवाल किया है कि इसको मुतनाज़ा किसने बनाया। नहीं, ये भी अपनी जगह एक हकीकत है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं चाह रहे थे कि कोई ऐसी कशीदा सूरत हाल हो, इसलिए 11 में से 7 हल्कों में इलेक्शन तो मुलतवी हैं ना, किए गए ना, बिल्कुल है। और इनकम्प्लीट असेंबली में ये भी एक सवाल बाद में लोग उठाएंगे कि क्या उसकी जो तकरीबन हल्फबारी होगी उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा वो हो या ना हो। और हाँ, असल सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, वो जो सवाल आपने किया कि इस इंतखाबात को मुतनाज़ा किसने बनाया, ठीक है, मैं एक और ज़ाविया निगाह से देखता हूँ। इस इंतखाब को हकीकी मुकाबला बिलावल भुट्टो ने बनाया। जिस तरह उन्होंने तंदो तेज़ हमले किए, तासर एक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी कि मरकज़ में इत्तेहादी जमातें भी हैं, ये नूरा कुश्ती होती है, नूरा कुश्ती का जो तासर है उसको बिलावल भुट्टो साहब ने भी तोड़ा है। गो कि उनके इंतखाबात के ऊपर बड़े ज़्यादा तहफ़्ज़ात मौजूद हैं। तहफ़्ज़ात तो होते हैं, आपको पता है, जो हारता है हमेशा से पाकिस्तान की 70 के इंतखाबात से लेकर यहाँ तक 2026 तक आए तो हारने वाला कभी भी तस्लीम नहीं करता। लेकिन एक और भी सूरत हाल है ना, यानी वो तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि उनके एक इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये जमहूरी सिस्टम फेल हो चुका है, नए यूनिट बनाए जाएंगे। बिलावल साहब तो ये तक कह बैठे कि जिनके नामजद करदा 2 गवर्नर हैं, 2 जगह उनके वज़ीर आला हैं, वो ये कहते हैं कि शरीफ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कश्मीर इलेक्शन के बाद। इससे ज़्यादा और क्या कहें। तो राना सनाउल्लाह का बयान नहीं सुना आपने? उन्होंने कहा ये भी सीधे हो जाएंगे और गिनती भी सीधी हो जाएगी। तो ये जो इंतखाबी माहौल में इस तरह की सियासी बयानबाजी को नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी जब इलेक्शंस होते हैं हमने बड़े तंदुतेज बयान सुने। बात जो टर्म्स होती हैं, मसलन आप ये कहें कि मुजफ्फराबाद नहीं है, फिर आपने अपने मामू को याद करने लगे, यानी उससे आपने जो अगर आइनी और कानूनी तौर पर देखें, मतलब सरदार अतीक साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे मुखालिफ के पास पंजे का निशान है जो इंदिरा गांधी का होता था, तो मैंने उनसे ये कहा इलेक्शन कमीशन में आपने क्यों नहीं उठाया। यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो में इलेक्शन में ऐसी तो नहीं होती थी कि आप स्टेट के को खिलाफ जाती है ना ये बातें। ये वैसे बुनियादी बात अलार्मिंग आपने बात की है कि ये जब से मैं तो 85 से इंतखाबात को देख रहा हूँ, जब गैर जमाती इंतखाबात हुए थे अभी तक ये जो पंजे का निशान है ये बेसिकली कांग्रेस का निशान है ना। ये इसमें इलेक्शन कमीशन में कहाँ से निशान आ गया, ये ले गए, ये बड़ा एक सवालिया निशान है, ये कौन लेकर आया। अभी तो जरी बात है, आपने दुरुस्त बात की, अगर उनको इतराज होता तो वो से इलेक्शन वो ये कह रहे थे कि हम इलेक्शन प्रोसेस के हक में हम उसको नहीं चाहते थे कि इसमें, लेकिन कांग्रेस का निशान पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन में कैसे आया? सवाल तो है ना, सवाल अपनी जगह खड़ा है ना, ये कौन लेकर आया, इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है बैकग्राउंड में। और पीपल्स पार्टी भी उनको याद कर रही है कि जो सॉरी टू से जो मारूफ इस्तिलाह में जिन्हें आज के आप इन इलाकों के दहशतगर्द कहते हैं उनको याद कर रहे हैं। यानी अगर आपके फैमिली के बंदे ये को तो आप जस्टिफाई करें गोया कि मैं जरदारी का बेटा नहीं हूँ, मैं कहना नहीं चाहता मेरे ताल्लुकात, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में वो जो क्रॉस की गई ना, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ने खौफ के मारे नोटिस नहीं लिया उसका। अच्छा, मैं आपको कहता हूं बिलावल भुट्टो भी उभरते हुए सियासी रहनुमा है, आप सीजनड एक जर्नलिस्ट हैं, थोड़ी सी गलतियों को आप इग्नोर करें, उनकी अभी सीखने का प्रोसेस में है ना। तो बिलावल भुट्टो साहब जज्बात में कुछ ज़्यादा बातें भी कह गए, कुछ उन्होंने एक्सप्लेन भी की है, अपनी वजाहतें भी दी हैं कि मेरा मकसद
रियासत से एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, मैं और बात कह रहा था, लेकिन उन्होंने तंदोतेज बयान दिए, ये अपनी जगह पर अटल हकीकत है, इससे नजर नहीं चुराई जा आप फॉलो करते रहे, आपका क्या ख्याल है? जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासती जमात होती थी, सरदार इब्राहिम होते थे, सरदार कयूम होते थे, फिर कैच खुर्शीद आए, वो इलेक्शन में रियासती जमातें थी और उनके उम्मीदवारों को वहाँ जवाब देना पड़ता था। बस मैं जा रहा हूँ तो मुजाहिद अव्वल का घर वही था। वो लोग ये कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग का उम्मीदवार हो, वो तो या तो कश्मीर हाउस में होता है, या लाड़काना में हाजिरी लगाता है, या कराची में हाजिरी लगाता है, या फिर जाती उम्रा में वो नॉमिनेट करते हैं, उन्हीं को जवाब देते हैं। तो ये आप समझते हैं कि ये जो उससे ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कश्मीर के नहीं हो रहे, पाकिस्तान के हो रहे हैं? अच्छा, ये इतराज़ तो बेशुमार लोग करते हैं, आपने भी ये नुक्ता बारहा उठाया है कि ये जो रियासती जमातें कमज़ोर क्यों हुई। पहले ये सवाल बड़ा अहम है ना कि ये रियासती जमातें ये कमज़ोर क्यों हुई, इसमें बड़ी गलतियां हैं जो इन जमातों के, उनकी भी गलती है। ताकि लेकिन अब भी अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो वहाँ के मकामी लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना। मुस्लिम लीग नून ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ सिंध से तो एजेके का सदर नहीं बनाया ना। ये पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन है, वो भी कश्मीर से तल्लक रखते हैं। नून लीग के शाह गुलाम कादर हैं, वो भी कश्मीर से तल्लक रखते हैं। तो ये जो इंतखाबात हैं, अगर रियासती जमातें नहीं है तो रियासती क़यादत सारी की सारी वोटर्स भी वही हैं, उम्मीदवार भी रियासती हैं। आपके ख्याल में माजी को जैसे आप 85 से फॉलो कर रहे हैं, ये इलेक्शन ज़्यादा हंगामा खेज, ज़्यादा संगीन, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि एक एक्शन कमेटी अचानक रातों रात उभरी, शहर बंद कर दिया, 7 हल्कों में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यानी ये इलेक्शन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज इलेक्शन प्रोसेस जब ख़त्म हो जाएगा तो इस्लामाबाद में बैठी इंतज़ामिया को भी और जो आइंदा आने वाले वो तो जो वज़ीर आज़म होंगे उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि आपको भी इल्म है कि डंडे से और ख़ास तौर पर कश्मीर में या किसी भी इलाके में आप सॉरी टू से तवील अरसे तक हुक्मरानी तो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जाता रहा हूँ, इस बार जो मैं कश्मीर गया तो मुझे एक बिल्कुल इलेक्शन भी देखे एक मुख्तलिफ लगा। ये इसमें कोई शक्को शोबा नहीं है, जो मौजूदा इंतखाबात हैं एजेके के, ये मुश्किल तरीन इंतखाबात थे। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की मरहलावार कराने की, यही वो तरीका था जिसके ज़रिए आपने एक इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिया। मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ कि जमहूरियत जो है वो डीरेल नहीं हुई। कम से कम एक जमहूरी प्रोसेस, आपको पता है कि ये सारी मसाइल का हल डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोगों की राय लेने और वो पीर पार्टी आज तक तासुब भरती है कि अगर हम 85 का बाइकाट ना करते तो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचता। तो जमहूरियत में हिस्सा लेना, मैं तो ये भी कहता है कलदम जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनती। ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, आप मकबूलियत के तमाम लोग दावेदार हैं, जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, जहां से आप होकर आए हैं दीरकोट से, जितने उम्मीदवार हैं सब दावेदार हैं कि मैं हकीकी नुमाइंदा हूं। अब बैलेट बॉक्स से जो चीजें निकलनी है बैलेट से, तो फिर पता चलेगा ना कि ये उसका नतीजा निकल आना है। करीब से देखते रहे हैं इसको इलेक्शन को, और इलेक्शन में आमतौर पर ये कहा जाता है कि सॉरी टू से 5-10% तो होती है। फिर लोग ये कहते हैं असल ये है कि अगर एक हल्के में 200 कारकुन एक हल्के में खड़े हो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के या पीर पार्टी के, और अगर दूसरी पार्टी के बेचारे 15 बंदे हैं तो वैसे ही उनको क्या मुश्किल होगी ठप्पे लगाने में। मतलब खाली एकतरफा तौर पर धांधली नहीं होती। ये फॉर्म 47 वाला मामला इस तरह नहीं होता कि नताइज 8 बजे कुछ आएँ 12 बजे कोई रात को देखें। आपका क्या ख्याल है कि कश्मीर में, क्योंकि लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं, मसलन मैं अगर सरदारती के पास गया तो जो मेरे साथ वाला बंदा था वो नून लीग का, तो वहाँ एक दूसरे मिल रहे थे। फिर जब मैं नून लीग के पास गया तो खैर वो मुझसे वैसे ही मिले ये जानते हुए। तो वहाँ मेरे ख्याल में जो बरादरी सिस्टम हुआ, जो आपके जो मेल मिला जो है रवादारी कह लें, ये नेचुरली वो कराची में मैं नहीं देखता, ना पंजाब में नजर आएगी, पंजाब में नजर आएगी। वहाँ जितने भी यही कश्मीर का हुस्न था बेसिकली, जितने भी बदतरीन मुखालफ हैं उनके नजरियात का इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, बैठते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं। आप ये देखिए ये दीरकोट का जो हल्का है, यहाँ पर एक अरसे से उनकी सदारती साहब की मुखालफत चली आ रही है, लेकिन वो फिर भी जीते हैं। अब ये धांधली की आप बात जरा सरदार साहब मुश्किल में नजर आए। अच्छा, मैं कहता हूँ ये जो धांधली की आप बात करते हैं, यहाँ से जीत के दिखाए ना मुझे मुस्लिम लीग नून, अच्छा यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत कर दिखाए ना, वहाँ सरदार अतीक साहब का मुकाबला एक आजाद उम्मीदवार के साथ है। मैं ये कहता हूँ अगर ठप्पे लगाने हो तो फिर यहाँ लगे ना, पता चल जाएगा। यहाँ वाज़े पता है कि नून कमजोर है दीरकोट के हल्के में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर जमात है। अब मुकाबला जो है हम वो भी बता रहे हैं, मतलब जैसे बस्ती बाग का हल्का है, वहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर लियास जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। एक हल्के में पहले मुजफ्फराबाद डिवीजन से भी लड़ रहे थे एक सीट से, वहाँ से उनकी जमानत जब्त हुई है। अभी वो
वस्ती बाग से भी और उम्मीदवार उसका हैं। क्या हुआ अदम, सॉरी फिर गलती हो हाँ, जाएगी, उनके कोई उम्मीदवार है ही नहीं, को कोई ये यही वो सदर लड़ रहे हैं। अच्छा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं तनवीर इलियास साहब, वाह। ठीक है ना। पिछली बार इन्होंने भी देखिए ना, पैसा एक फैक्टर है, बरादरी एक फैक्टर है, ठीक है ना। अभी सरदार तनवीर इलियास खान के पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। अभी उनके वालिद ने उन्हें अपनी जायदाद से पीछे हटा दिया, आग कर दिया तकरीबन, कहा जा रहा है ये बात। पिछले इंतखाबात में उन्होंने वस्ती बाग, जहां मुश्ताक मनहास है नून लीग के और ब्रिगेडियर मोहम्मद खान है जमात इस्लामी के, बड़ा कड़ा मुकाबला वहां हो रहा है। अरे पिछली बार जियाउल तो कमर है। अब उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। अच्छा। पैसे पहले लोग एडवांस पैसे लेते हैं ना, अब वो नहीं जीत सकते। इधर देखें, नून पीपल्स पार्टी धीरकोट के हल्के में पीछे है, और जिनके पास पैसा है वो साजिद इकबाल, वो पैसे बांट रहा है। अब पैसे भी यहाँ, अभी इलेक्शन कमीशन आपको पता है, ये अभी पहले बड़े इतराज होते थे, ये ज्यादा पैसा लगा दिया, कम पैसा लगा दिया, अब तो ये इतराज ही खत्म हो गया ना। आप कोई देखता भी नहीं यार, लिमिट 20 लाख 50 गाड़ियां कैसे चल रही हैं? ये 50 या 100 या 2000 गाड़ी, यहाँ तो हजारों गाड़ियां चल रही हैं। तो अब ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो अरे गया एक हमारे सहाफ़ी दोस्त को याद है, आपको मुझे ज़्यादा याद होगा, मेरे साथ सहाफ़ी रहे, मुश्ताक मिनाज को ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ। इस बार जो मुमकिन तौर पे नाम आ रहा है कोई और का, तो मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर जो होगा इस बार, वो देख रहे हैं इतना स्ट्रांग होगा पास्ट के मुकाबले में। ये बड़ा अहम है। देखिए मैं बताता हूँ, जब भी पार्टियां, बरेलवी साहब, मेरिट पर फैसला करती हैं तो वो हालात काबू में रहते हैं। पिछली बार सदर थे, तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत ली थी एजेके में, उनके बैरिस्टर सुल्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे, सदर को नहीं बनाया तो फिर हमने देखा कि 4 हुकूमतें तब्दील हुई। इस वक्त भी अगर मेरिट पर शाह गुलाम कादर हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, अगर नून लीग नजरी बात, उनकी अक्सरियत वाज़ेह हो चुकी है, उन्होंने बनाना है। अगर कोई नया तजर्बा करने की कोशिश करेंगे तो माजी में हमने यही देखा है, तजर्बात ना करें, बड़े सख्त चैलेंजेस हैं। आपने सवाल किया था कि जो नया वज़ीर आज़म बनेगा कि उसके पास इतना आसान नहीं होगा। अभी अनरेस्ट है जेके में, एक सियासी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वहाँ के ऊपर, अभी लोगों में एक नफरत का एक माहौल, थोड़ी सी सरासीमगी भी पाई जाती है। ये सारी चीज़ों को दोबारा कश्मीर का एक तशख़्ख़ुस, जो रवादारी वाला तशख़्ख़ुस था, उसको उजागर करने के लिए एक मजबूत वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत है, एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, और साथ साथ मैं आप एक बात बता दूं, मजबूत अपोजिशन की भी ज़रूरत है। नहीं तो ये ना हो कि अपोजिशन ही खत्म कर दे, दोबारा मिलजुल कर हुकूमत बनाए और भट्ठा बैठ जाए। ख्वाजा अभी थोड़ी देर पहले एक पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन प्रोसेस को हम जिस तरह क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, और कल हमारे पार्लिमानी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का इजलास है, तो ये कहते हैं, खैर उसमें अगर ना भी करें तो बाद में भी दे सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि जब हल्फ उठाया जाए तो हम ना उठाएं। मुझे इसका अमकान, देखिए उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करती है उन्होंने करना है, मुझे इसका अमकान कम नज़र आता है। आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा धूबधू इलेक्शन हुआ, वहाँ भी बड़े तंदोतज़ बयान दिए गए, फिर हुआ क्या कि वहाँ गवर्नर नून लीग का आ गया, डिप्टी स्पीकर नून लीग का आ गया, मिलजुल कर फिर सेटअप बना लिया। अब तो मुझे नहीं लगता है जेके में कि पीपल्स पार्टी इस हद तक जाए कि वो हल्फ ना उठाए। देखें इस वक्त जो क्यास है उसको तोड़ने का एक ही जरिया है कि यहाँ फौरी एक सेटअप, हुकूमती सेटअप तश्कील दिया जाए, जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करे, उन्हें एंगेज करे, ताकि गुफ्तगू का अमल आगे बढ़े, और ये ना कहीं हो ये 7 हल्के ऐसे ही रह जाएं। इन 7 हल्कों में भी जमहूरी प्रोसेस को बहाल करना है, जमहूरियत बहाल होगी, जिंदगी का पहिया आगे चलेगा, और ये जो मसाइल हल होंगे। आपने ख्वाजा साहब की गुफ्तगू का अंदाज़ा लगाया होगा, मैंने पहले भी कहता रहा हूँ, ख्वाजा साहब इन हल्कों में एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, और अब जैसे मैंने कहा तकरीबन इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट, कुछ नताइज गैर रस्मी आ रहे हैं क्योंकि ज़रा दूर दराज के इलाकों के हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू हम कर भी नहीं सकते, लेकिन बड़े अहम हल्का ये जो आज जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 प्राइम मिनिस्टरों का मुस्तकबिल स्टेक पर लगा हुआ है। गो के इसका मजमूई तौर पर जो इलेक्शन है, जो नून लीग को बरतरी हासिल है और जिनका वह ज़्यादा मुमकिन तौर पर होगा, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि ख़ुद इलेक्शन जाके देखा, और बहरहाल ये जो 4 हल्कों में बाग और हवेली के देखा कि इलेक्शन की कैमरे की आँख से भी मैंने दिखाया। शुक्रिया ख्वाजा साहब। और हम लोग कहते हैं जी आप यहाँ इस्लामाबाद बैठे हैं, कराची से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। एक IBA पास नौजवान का जिस तरह बेईमाना कत्ल हुआ, पुलिस हदबे रवायत उसको खुदकशी करार देने की कोशिश की, और अफसोसनाक अमर यह है कि बड़ी पुलिस के हाथों हमारी अवामी पार्टियां, पॉपुलर पार्टियां बेबस होती हैं। अब तो वो बरतरफियाँ भी नहीं करते, पेटियां भी नहीं उतारते, ट्रांसफ़र भी नहीं करते, इसलिए कि शायद ऐसा लगता है कि वो समझते हैं ये आवाम तो ठीक है जी, ये तो हमें फिर भी वोट देंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे ज़्यादा तफसील से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
इस हमारे स्टूडियो में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। ज़्यादा वक्त अभी ये जो इलेक्शन का तीसरा मरहला था, धीरकोट और बाख उधर गुजरा, इसलिए कराची में होने वाले डेवलपमेंट से इतना वाकिफ़ नहीं हुआ था। और लेकिन जाने से पहले जो एक नौजवान मीर रज़ा का जिस तरह बहीमाना कत्ल हुआ, जिसे पुलिस खुदकशी कहती रही, इस पर गुफ्तगू हुई। लेकिन मैंने कहा ना कि इंसानी अलमिये पर जब बात की जाए प्रोग्रामों में, और ख़ास तौर पर वालिद से या किसी बेटे से या भाई बहन या माँ से, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है कम से कम मेरे लिए कि मैं कोई सवाल करूँ। लास्ट मुलाकात में, लास्ट हम प्रोग्राम में थे, हमारे ब्यूरो चीफ तहा अबैदी मौजूद थे और वो भी सेंसिटिविटी को समझ रहे थे। लेकिन मैं दिखाऊं कि उस वक्त भी जो उनके वालिद क्या कह रहे थे। मतलब उन्होंने, आपने देखा कि उनके वालिद तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बड़ी तफसील से बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब मेरा बेटा कत्ल किया गया है, ख़ुदकशी नहीं। क्या डेवलपमेंट हुए इसके बारे में मैं अपने ब्यूरो चीफ तहा अबैदी की तरफ जाऊँगा। शुक्रिया तहा। लास्ट मैंने आपसे कहा ना कि मैं क्योंकि बाहर रहा, वहाँ ना नेट चल रहा था ना फ़ोन बात हो रही थी, लेटेस्ट थोड़ी सी हल्की बल्कि पता तो चली। ज़रा बहुत क्विक स्पेसिफिक मुझे बताएंगे कि पिछले 4 दिनों में क्या डेवलपमेंट हुआ है। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस मरहले में अब हम दाखिल हो चुके हैं, उस मरहले में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो 0/0 हो चुकी है, क्योंकि पुलिस इस मामले को खुदकुशी करार दे रही थी। और जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने आला पुलिस अफसरान को और होम मिनिस्टर को ये आगाह किया था कि ये खुदकुशी का वाकया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए थे, जायबुका से मिलने वाला खोल बताया गया था, असला दिखाया गया था। और जो सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की थी उससे ये जायजा लिया गया था कि ये खुदकुशी का वाकया। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने तमाम तरह जो मफरूजे थे उनको फारिग कर दिया और मेडिकल रिपोर्ट में वादे तौर पर ये बताया गया है कि उसके जिस्म पर तेजाब के निशानात हैं और गोली पीछे से लगी, आगे से निकली। ये मेडिकल रिपोर्ट है। ये फॉरेंसिक करने के बाद ये तमाम तरह मेडिकल रिपोर्ट मंजरे हम के आने के बाद होम मिनिस्टर उनके घर गए, उनके वालिदैन से मुलाकात की है। और कल एक डीएसपी को हटाया गया ओहदे से, जिन्होंने जो स्पोर्ट को मुकम्मल तौर पर जायबुका का मुआयना नहीं किया, कोर्डन ऑफ नहीं किया, तमाम तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, उनको ओहदे से हटाया गया है। और ऐसे जो गुलिस्तानी जोहर को ओहदे से हटा दिया गया है। अब इस पर जो आला पुलिस अफसरान है उन्होंने डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने आज इनके वालिदैन को बुलाया, इनका बयान कलमबंद किया। और जो एसएसपी थे जो माजी में इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें एसएसपी ई जुबैर नदीर शेख और एसएसपी सीआईए एसआईयू समीउल्लाह सुमरो, इन दोनों को बुलाया था। इन दोनों की भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसकी भी जांच पड़ताल की गई है। अब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जा रही है, पुलिस की जानिब से तैयार की जा रही है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ने तो तमाम तर वाजे कर दिया जो इनके वालिदैन के तहफुजात थे। हम भी शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि पुलिस के इनके वालिदैन को मुतमईन होना जरूरी है, इनके तहफुजात को दूर होना जरूरी है। और वो दूर इस शर्त पे होंगे जब वो मुतमईन होंगे। अब वो इस जो पुलिस की कमेटी है जो कि डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई गई है, वो इससे मुतमईन नजर आते हैं और उन्होंने इन फैमिली को भी बुलाया है जो इनके मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके वालिद से रब्ता करने की। क्या वो हमारे साथ हैं, रब्ता करेंगे? मैं उनसे रब्ता करें। देखिए, अगर आपको याद होगा तहा अबैदी कि एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, एक नौजवान यंग बाहर से आया था, तालिब इल्म पड़ोसी के पास गया, उसका आपको याद होगा कि उसका कत्ल भी हुआ जो पड़ोस में, और उसमें वो न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसको फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन लोगों की याददाश्त में महफूज कर दूं कि वो इसलिए इबरत का निशाना बनाया कि बाद में वो जो सॉरी टू से जो कातिल थे उन्होंने कहा कि मैं अपनी आँख का हत्या देना चाहता हूँ। तो उनके अहले खाना वहाँ जेल में पहुँच गए फांसी के वक्त। उन्होंने कहा जिस शख्स ने मेरे बेटे को इतने बेईमाना तरह से कत्ल किया गया है, इसकी आंखें देना ही गुनाह है कि किसी को आप, यानी वो बड़े बातें वो हो गए कि जी चैरिटी। ये जो तहा अबैदी आप तो माशाल्लाह बहुत कवर करते रहे हाई प्रोफाइल केसेस। बात ये है कि वैसे तो नहीं सी बदकिस्मती नहीं होता, बेशुमार पकड़े भी जाते हैं, उम्र कैद भी होती है, बात भी होती है। लेकिन ये क्या वजह है कि जो कोशिश ये होती है कि अपने पेटी भाई को बचाया जाए। मैंने एक से ज़्यादा केसों में देखा है कि अब यानी आज कितने दिन हो गए, मुझे पिंकी केस भी हम कितने दिन फॉलो करते रहे, मुझे नहीं पता कि वो जो शख्स जो है दंदनाता हुआ जो है वो खातून को लेके आ रहा था, उसके साथ क्या हुआ, शायद सस्पेंड हुआ हो। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमें ये नहीं पता कि उनके साथ क्या, उनमें कितने अगर लॉकअप में जाते हैं, जेल में जाते हैं,
बाद में केस चलते हैं, अंजाम क्या होता है। और जबकि आप कुछ आपने एक ज़माने में कहा था कि खुद पुलिस की जो एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया था कि क्रिमिनल 240 या 250 क्रिमिनल हैं जो पुलिस में मौजूद हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कहा कि अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि अब डीआईजी साहब को बना दिया गया, तो ये जो सॉरी टू से असरअंदाज तो होता है, हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला भी असरअंदाज होते हैं और उससे ऊपर के लोग भी होते हैं। और कराची शहर में माजी में इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि पुलिस जो फाइनेंस के अकाउंट है, जो डिजिटल अकाउंट है, उनसे जो इजी मनी थी वो हासिल की है पुलिस ने। इस तरह की भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब ये हर जाविये से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि पहले तो पुलिस एक पैटर्न पे चल रही थी कि ये खुदकुशी का वाकया है, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने 0/0 कर दिया और उस मफरूजे को कि ये खुदकुशी का वाकया है। अब जो वालिदैन स्टैंड ले रहे हैं कि ये कत्ल का वाकया है, तो वालिदैन कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे, कुछ लोगों की निशानदही करेंगे, कुछ लोगों का बैकग्राउंड बताएंगे कि उनके बेटे के साथ क्या चल रहा था। ये तो वालिदैन ही बेहतर अंदाज में नहीं, लेकिन अबैदी आप सॉरी टू से आपको पता है, देखो आपको भी इल्म है कि वालिदैन के लिए मुश्किल होता है, उस केसों में पहुंच भी जाता है। जो लास्ट केस बहुत मशहूर हुआ था, जो एक नौजवान का कहीं कहाँ ले आके उसको हम चौकी में या कहीं उसको किया गया था। बात यह है कि जो आप लोग होते हैं, जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, वो फॉलो तो करते हैं ना। आपसे ना आप किसी बाप या भाई के बयान पे पूरा ट्रस्ट करेंगे कि वो तो यही कहेगा गलत है, इसी ना आप पुलिस पे करेंगे। तो ये जो शवाहिद, यानी आप जो आप जिन ज़राए से शवाहिद लेते हैं, तो उसको कत्ल करने की सबसे बड़ी है कि वजू क्या थी, कोई ख़ानदानी था या इसने कुछ किया था। तो अभी तक जो आपने मालूमात हैं, जो आपके ज़राए हैं, क्या कहते हैं कि कोई ना मकसद होगा ना। और फिर जो मुलव्विस अफराद हैं जी, और उनकी भी कहीं ना कहीं फुटेज तो आई होगी। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, इसके जो पार्टनर्स हैं अब उनको तलाश किया जा रहा है। किसी गेस्ट हाउस का बताया गया था, उसे सील किया गया, उसके मुलाजिमीन को हिरासत में लिया गया है। जो इनके पार्टनर्स थे या इनका माली लेन देन था, उनके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कि पुलिस की भी, आप देखें, मैं आपको बताऊं कि पुलिस की भी इज्जत दाव पे लग गई है, होम मिनिस्टर की भी इज्जत दाव पर लग गई है, आईजी सिंध की भी इज्जत दाव पर लग गई है। और वो ये पहले कहते आए हैं कि हम बहुत करीब पहुंच गए, इस केस को हमने डिटेक्ट कर लिया है और जल्द मुल्जिमान को बेनकाब कर देंगे या इस वाकये को बेनकाब कर देंगे। लेकिन अब जब मेडिकल रिपोर्ट आई है तो इनके भी जो परेशानी थी उसमें इजाफा हुआ है और पुलिस की इज्जत दाव पे इसलिए सॉरी तो ये क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, लेकिन वैदी आपको भी इल्म है कि वो बंदे पेश कर देते हैं, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है इस्लामाबाद से, प्रेशर पड़ता है हुकूमत पर, तो 2 आदमी पकड़ लाएंगे, उनके पास मौजूद होते हैं, वो कहेंगे हाँ जी हमने मारा, हमने ये किया, हमने ये भी तो देखा है ना माजी में। इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि पुलिस इस केस को दबा नहीं सकती, कोई मुल्जिम सामने आ नहीं सकता। ये कोई छोटा केस नहीं हुआ है। अभी आप देखें ना, हर मीडिया की जीनत है, ये हर सोशल मीडिया की जीनत है। तो इतने हाई प्रोफाइल केस में पुलिस हेरा फेरी इसलिए नहीं कर सकती कि अब इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व हो गई है, पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई और दीगर इदारे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए। और मैं आपको बताऊं कि उनका जो वकील है जिब्रान नासिर, वो भी बड़ा मजबूत खड़ा हुआ है इस केस को लेके, वो छोटे छोटे पॉइंट को उठा रहा है। तो इसमें हेरा फेरी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। अब कल तक हम बात करते थे कि ये 80% 90% खुदकुशी का वाकया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ढेर कर दिया है और ये बताया गया है कि ये एक मर्डर का केस है, क्योंकि उसकी बॉडी पे निशानात भी उन्होंने जाहिर किए, उनकी उसकी हड्डियां टूटी भी है, ये भी जाहिर किया है। और ये भी बताया गया गोली पीछे से लगी है और आगे से खुदकुशी का वाकया। उमूमन बंदा सर पे गोली मारता है या इस तरफ गोली मारता है तो खुदकुशी का वाकया होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में ये होता है कि दिल से गोली मारता है और पीछे से गोली निकल जाती है। तो तावैदी आपका ये कहना है कि जिस केस को हफ्ते से ज़्यादा ऊपर गुजर गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, वरना आपको भी इल्म है कि ये इनके लिए क्या मुश्किल होता है। जो 96 थाने हैं अभी भी बड़े एजाज वजाज दे रहे थे वज़ीर अहसन साहब। कुछ अफसरान से बात हुई है, अभी तक वो ब्लाइंड है। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो अभी तक इस केस के हवाले से ब्लाइंड है। उन्होंने जाय वक़ुआ का मुआयना भी किया है। अभी आमिर फारूक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी कुछ पॉइंट रेज करेंगे कि क्या वाकया हुआ है, क्योंकि कुछ सीसीटीवी तो नजर आ रही है और कुछ सीसीटीवी नजर ही नहीं आ रही है, वो हत्या से ही गायब है। तो ये एक थ्योरी है कि या तो उसको मिसप्लेस किया गया है सीसीटीवी को, या सीसीटीवी फुटेज जाहिर नहीं की गई है, या सीसीटीवी को छुपा दिया गया है। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये क्लियर हो जाएगी। और मुजाहिद साहब, कराची शहर का ये इतना बड़ा केस है कि नौजवान क्लियर एक मैं इसलिए कह रहा हूँ था अवैधी कि सॉरी टू से
यानी इस बैक वक्त कराची में कोई 50,000 गाड़ियाँ चलती होंगी, 50,000 गाड़ियाँ तो चलती होंगी। यानी उनको मैं जो शाराय फैसल पे पेटी शायद नीचे होगी या ऊपर, उस पर तक भी इनको पहुंच गए और मुझे चालान भी दे कर दिया और कहा अगर 5,000 नहीं दोगे तो फिर 10,000, 10,000 नहीं दोगे तो 20,000। यानी माशाल्लाह ये कारकर्दगी है। खैर इस तरह कुछ चोरी की गाड़ी पकड़ी गई कि मैंने पेटी नहीं पहनी है, तो ये 1 लाख गाड़ियों में उस बंदे तक पहुंच जाते हैं कि जिसने पेटी नहीं पहनी, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुजाहिद साहब ये तो इस शहर का अलमिया है, इस शहर में किस चीज को रोएंगे, क्योंकि पहले मेडिकल रिपोर्ट जो दी गई है वो खुदकुशी का बताया गया, जो फामा टेबलों ने रिपोर्ट दी है, और दूसरी रिपोर्ट में ये बताया गया कि इदारों की तो आप बात ही नहीं कर रहे मुजाहिद साहब। इस पे तो मैंने हाथ जोड़े कि सिंध में जो इदारे अगर 100% अपना काम कर लेंगे ना, तो ये नौबत ही नहीं आती, वालिदैन मुतमईन होते, उसकी फैमिली मुतमईन होती। बेसाख्ता सॉरी टू से, मैं हंसी का मतलब ये नहीं, यानी हंसी नहीं बल्कि इसको आप एक गुस्सा समझ लें कि जिस बेईमाना तरीके से हमारी मुजाहिद साहब ये हंसी नहीं है, तंजिया हंसी है। आप भी हंसते हैं, आप भी कराची शहर में रहते हैं, मैं भी कराची शहर में। ये हंसी नहीं है, तंज है सिंध हुकूमत पे कि अगर इदारे अपना काम कर लेंगे तो ये नौबत ही नहीं आती, उनको इतना तहफुजात करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर मेडिकल टीम 100% अपनी पहली रिपोर्ट दे देती और पुलिस अपनी 100% इन्वेस्टिगेशन दे देती तो आपको और हमको बात करने की नौबत ही नहीं आती। मैं बार बार मैं आखिरी कोई बात यही कहता हूं कि अगर किसी वजीर का, मुशीर का, अराकीन असम्बली का, इन हुक्मरान जमातों का, इनका कोई भाई, बेटा, रिश्तेदार अगर होता ना, तो देखिए सब चीज़ें सामने आ जाती। क्योंकि कराची का आम शहरी के साथ ये सलूक हो रहा है, तो इसलिए ये बेबसी, ये ताख़ीर हो रही है। आप कहते हैं कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, असल मुजरिमों को लाया जाएगा। आप भी कोशिश करते रहिए, हम भी मीडिया पर लाते रहेंगे। इसके साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद बरी को इजाज़त दीजिए।